जेल के अंदर तो सभी जगह पर कैमरे लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कई बार कैदियों को यह भूल जाता है कि वे कैमरे की निगरानी में रह रहे हैं। यही कारण है कि जोशुआ मुलिंग्स जैसे कैदी को जेल रक्षक के साथ यौन संबंध बनाने में पकड़ा गया था, जबकि तावोन व्हाइट और एलेक्स कॉक्सन पर एक से अधिक गार्डों को गर्भवती करने का आरोप लगाया गया था। केसी व्हाइट का भी मामला है, जिसकी मदद एक गार्ड ने जेल से भागने में की थी। आइए हम उन सभी कैदियों पर एक नजर डालें जिन्होंने जेल के नियम तोड़े और उनके क्या परिणाम हुए। टैवोन व्हाइट और बाल्टीमोर सिटी जेल के 4 गर्भवती गार्ड। तावन व्हाइट एक ऐसे आदमी का नाम था जो ब्लैक गुरिल्ला फैमिली नामक कुख्यात गिरोह से जुड़ा हुआ था। ये गिरोह जेल के अंदर और बाहर दोनों जगह जाना जाता था, इसलिए वह एक बड़ा सौदा था। बाल्टीमोर सिटी जेल में घोटाले ने 4 महिला जेलरों जेनिफर ओवेंस, काटेरा स्टीवेंसन, चानिया ब्रूक्स और टिफनी लिंडर के शामिल होने के साथ एक व्यक्तिगत मोड़ ले लिया। चार्जिंग दस्तावेजों से पता चलता है कि ओवेंस के गले पर तावन का टैटू था और स्टीवेंसन की कलाई पर तावन का टैटू था। ये महिलाएं एक ऐसे तूफान के केंद्र में पाई गईं जिसने कर्तव्य और इच्छा के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया, क्योंकि प्रत्येक तावन व्हाइट द्वारा गर्भवती हो गई, जो कैदी था जिसने प्रभावी रूप से जेल को अपना अपराधी मुख्यालय बना लिया था। तस्करी के काम में उनकी भूमिकाएं निष्क्रिय नहीं थीं, क्योंकि वे सक्रिय भागीदार थीं, जो नशीले पदार्थों से लेकर मोबाइल फोन तक के अवैध सामानों के आवागमन में सहायता करती थीं। उन्हें जबरदस्त आरोपों जैसे जबरन वसूली, धन शोधन और ड्रग्स का कारोबार करने का सामना करना पड़ा। उनके बच्चे भी इसमें शामिल थे, जो भ्रष्टाचार की दुनिया में पैदा हुए थे। इसमें होना कठिन था। जेल के भीतर व्हाइट ने सर्वोच्च नेता के रूप में शासन किया। वह सिर्फ मिश्रित नहीं हुआ, बल्कि वह सरगना था जो एक तस्करी योजना के तार खींच रहा था, जिसने पूरे स्थान को उलट दिया। अपनी चालाकी और रणनीतिक दिमाग से व्हाइट ने सिस्टम में सभी खामियां ढूंढ लीं। उसने जेल के अंदर और बाहर अपने दोस्तों का इस्तेमाल एक गुप्त व्यवसाय बनाने के लिए किया, जो फोन, गांजा, गोलियां और सिगरेट को अच्छे मुनाफे के लिए चुपके से ला रहा था। व्हाइट की आसपास के लोगों से सम्मान और वफादारी हासिल करने की क्षमता स्पष्ट थी, और जेल के भीतर उनके नियंत्रण का एक मुख्य तत्व गार्डों पर उनका प्रभाव बन गया। विभाग की प्रतिक्रिया तेज और अटूट थी। घोटाले के केंद्र में खड़ी 4 महिलाओं को बिना वेतन के निलंबित कर दिया गया और उनके रोजगार को समाप्त करने के लिए कदम उठाए गए, जो भ्रष्टाचार पर शून्य सहिष्णुता का संकेत था। यह सब जगह को बेहतर बनाने के बारे में था। वे बुरी चीजों को मिटाना चाहते थे और इसकी विश्वसनीयता बहाल करना चाहते थे। एलेक्स कॉक्सन और एचएमपी बर्विन की 18 महिला गार्ड। एचएमपी बर्विन के अच्छे इरादों का खत्म हो गया जब कई जांचों ने एक कैदी और 18 महिला गार्डों के बीच एक घृणित आंतरिक घोटाला का खुलासा किया। यह तब शुरू हुआ जब उन्हें एक कैदी एलेक्स कॉक्सन के बारे में पता चला, जिसका एक गार्ड जेनिफर गावन के साथ संबंध था। बाद की जांच से पता चला कि गावन ने जेल में मोबाइल फोन तस्करी करने के लिए रिश्वत के रूप में 150 पाउंड स्वीकार कर लिया था। यह रिश्ता तब उजागर हुआ जब फोन कॉक्सन की सेल में एक लैपटॉप के नीचे छिपा हुआ पाया गया और आगे की जांच से स्पष्ट सामग्री का पता चला जो दोनों के बीच आदान प्रदान की गई थी। यह केवल एक घटना नहीं थी। यह पता चला कि एचएमपी बर्विन में अन्य स्टाफ कैदी रिश्ते थे। इस खोज से पता चला कि कैसे 18 अन्य कर्मचारी, जिनके नाम रिपोर्ट में सूचीबद्ध नहीं थे, को कैदियों द्वारा जेलों में काम पर रखा गया और निगरानी रखी गई। लोगों को चिंता थी कि कैसे आसानी से कर्मचारियों को हेरफेर किया जा सकता है, और जब इस तरह के नियम तोड़े जाते हैं तो यह जेल सुरक्षा के लिए कितना खतरा होता है। गावन के लिए कानूनी परिणाम गंभीर थे। उन्हें सार्वजनिक कार्यालय में दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया, जो एक अपराध है जो इस तरह के अपराधों के साथ गंभीरता से व्यवहार किया जाता है। मोल्ड क्राउन कोर्ट में आयोजित अदालती कार्यवाही से पता चला कि गावन ने जेल में फोन तस्करी करने के बदले में एक रकम स्वीकार कर ली थी, जो संस्था की सुरक्षा और सुरक्षा को कमजोर कर देती थी। मुकदमे के दौरान अदालत ने सुना कि उनका संचार स्नैपचैट एप्लीकेशन के माध्यम से सक्षम था, जो आधुनिक तकनीक जेल सुरक्षा के लिए कितनी चुनौतियां पेश करती है, इस पर प्रकाश डालती है। गावन के बचाव ने उनके कार्यों को स्वीकार किया और उन्होंने अपने खिलाफ आरोपों के लिए दोषी ठहराया। अदालत ने तत्काल हिरासत में रखने का फैसला किया, जो अपराध की गंभीरता और भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक निवारक की आवश्यकता को दर्शाता है। गावन को 8 महीने की जेल हुई, जिस दौरान वह एक बार सेवा करने वाली आपराधिक न्याय प्रणाली के दूसरे पक्ष का अनुभव करेगी। इस मामले के कॉक्सन के लिए भी परिणाम थे, जिन्हें इस मामले में उनकी भूमिका के लिए 10 महीने की अतिरिक्त सजा मिली। जोशुआ मुलिंग्स। इस वायरल वीडियो में एक कैदी जोशुआ मुलिंग्स और एक जेलर शानिया बेगम को कैमरे पर अंतरंग होते देखा गया,
जो एक ऐसा कार्य है जो जेल कानूनों के खिलाफ है। जोशुआ मुलिंग्स और बेगम ने एक अनुचित संबंध में शामिल थे, जिसमें एक स्टोर अलमारी के भीतर कई प्रकार की यौन गतिविधियां शामिल थीं। शानिया बेगम एक 25 वर्षीय जेल अधिकारी हैं, जो एचएमपी बर्मिंघम में काम कर रही हैं। एक ऐसी सुविधा जो अपने सख्त नियमों और कैदियों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जानी जाती है। व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिसके लिए अधिकार और सहानुभूति का संतुलन आवश्यक था। लेकिन जब बेगम एक पेशेवर जोशुआ मुलिंग्स एक कैदी से मिले तो चीजें गड़बड़ हो गईं। यह इन सीमाओं के भीतर था कि उनके रास्ते मिले, जिससे एक अनुचित संबंध का जन्म हुआ। ये 22 से लेकर 31 सितंबर 2022 के बीच था, जब कैमरे ने आपत्तिजनक सबूत कैद कर लिया। स्पष्ट फुटेज में शानिया बेगम और जोशुआ मुलिंग्स को अंतरंग पल साझा करते दिखाया गया। हालांकि ऐसा कहा गया था कि यह कोई निगरानी कैमरा नहीं था जिसने इस कार्य को पकड़ा था, बल्कि एक रिकॉर्ड किया गया टेप था जो ऐसा लगता था कि कैदी द्वारा सेट किया गया था। विजुअल रिकॉर्ड में कई प्रकार की गतिविधियों को दिखाया गया, जिसमें खेल, लड़ाई और छेड़खानी से लेकर भारी पेटिंग और अंततः भेदक यौन कृत्यों तक शामिल थे। जब शानिया बेगम और जोशुआ मुलिंग्स के गुप्त रोमांस के बारे में पता चला तो इसने जेल की दुनिया में एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। अचानक बेगम को एक प्रशंसित व्यक्ति से शर्मिंदा युवा अधिकारी के रूप में देखा जाने लगा, और जब उनके गलत कामों का पता चला तो उन्होंने खुद को उन बहुत ही कानूनों का सामना करते पाया जो उन्होंने लागू करने के लिए इस्तेमाल किया था। रक्षा ने बेगम को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जिसे पहले एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखा गया था, लेकिन जिसने कुछ बुरे फैसले किए थे और अपनी भावनाओं को अपने रास्ते से भटकने दिया था। उनके वकील एंड्रयू बेकर ने उनके गहरे पश्चाताप और अपने एक बार आशाजनक करियर के उजागर होने को समझने के संघर्ष पर प्रकाश डाला। बचाव पक्ष की नरमी के लिए याचिका के बावजूद अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मामले की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश जॉन बटरफील्ड ने एक कठोर फैसला सुनाया। उन्होंने मुलिंग्स और बेगम दोनों के कार्यों की निंदा करते हुए कहा कि उनका जेल प्रणाली पर क्षरणकारी प्रभाव था, जिससे इसके संचालन के लिए आवश्यक विश्वास को नुकसान पहुंचा। कानून की एक बार संरक्षक शानिया बेगम को 16 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, जबकि मुलिंग्स अपने जीवन के बाकी समय जेल की सीमाओं के भीतर रहने वाले थे। द 6 ऑर्गी इनमेट्स। आमतौर पर जेल में जो सेक्स आप चाहते हैं वह आपको नहीं मिलता है, और जो सेक्स आप पा रहे हैं वह आप नहीं चाहते हैं। लेकिन यह वाक्यांश इन कैदियों के लिए जरूरी नहीं हो सकता है जिन्होंने जेल की छत के माध्यम से अपने साथियों के साथ सेक्स करने के लिए एक विशेष रास्ता चुना है। ग्रीन काउंटी जेल में 6 कैदियों ने एक चालाक योजना बनाई, जिसके लिए स्मार्ट और सही समय दोनों की आवश्यकता थी। यह एक गुप्त खेल था जो एक ऐसे स्थान में खेला जाता था जहां उन्हें कोई गोपनीयता नहीं होनी चाहिए थी। पुरुष 44, 38 और 17 वर्ष के और महिलाएं 27, 26 और 21 वर्ष की ने जेल की व्यवस्था में एक कमजोरी पाई, एक ऐसा स्थान जहां सुरक्षा कैमरे नहीं देख सकते थे। इस खोज ने महिलाओं को वहां पहुंचने में मदद की जहां पुरुष कैदी थे। जब रात हुई और जेल शांत हो गया तो उन्होंने अपनी योजना को अंजाम दिया। सिर्फ एक शॉवर ड्रेन, उनके सेल ब्लॉक के भीतर पाया जाने वाला एक उपकरण का उपयोग करके उन्होंने सुरक्षा शिकंजा को सावधानीपूर्वक ढीला कर दिया, जो धातु की छत के पैनलों को जगह में रखता था। पैनलों को फिर सावधानीपूर्वक हटा दिया गया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें पता लगाने से बचने के लिए मूल रूप से बदला जा सके। यह अधिकार का विरोध करने के लिए एक लापरवाह कदम नहीं था। यह एक सावधानीपूर्वक नियोजित जोखिम था जिसे उन्होंने सितंबर और अक्टूबर में कई बार लिया। उन्होंने अपने सेल के ऊपर की जगह को एक निशाचर खेल का मैदान बना लिया था, जिसमें यौन साहस और अवैध रूप से बनाई गई शराब का सेवन शामिल था। जैसे जैसे जांच गहराई में गई, कैदियों की गतिविधियों का विस्तार सामने आया। उन्होंने केवल मिलने का एक तरीका नहीं खोजा था, बल्कि उन्होंने एक दिनचर्या स्थापित की थी जिसमें घूमना, ताश खेलना और ऐसे रिश्तों में शामिल होना शामिल था जो उतने ही साथी के बारे में थे जितने की शारीरिक अंतरंगता के बारे में थे। रिकॉर्ड है कि गिरफ्तारी से पहले उनके 12 बार मिलने थे। एक ऐसे स्थान पर घुस गए जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हर रहस्य इतने लंबे समय तक ही छिपा रह सकता है और हर गुजरती रात के साथ पकड़े जाने का खतरा बढ़ता जाता है। महिलाओं के सेल में मिले नोट्स में पुरुष कैदियों के साथ हुए मुठभेड़ों का विवरण दिया गया था, जिसके बाद कैदियों को पकड़ा गया। इन निष्कर्षों के जवाब में सभी 6 कैदियों ने गुंडागर्दी के आरोपों का सामना किया, जबकि एक श्रृंखला सुरक्षा उपायों की घोषणा की गई थी। रेमंड अब्राहम। 3 फरवरी 2021 की एक ठंडी सुबह एक युवा जेलर ने एक यादृच्छिक खोज के दौरान रैचेल मार्टिन की जैकेट की जेब में एक रिमोट कंट्रोल वाइब्रेटर पाया।
इस खोज ने घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी जो एक घोटाले वाले चक्कर का खुलासा करेगी। प्रारंभिक खोज के 3 दिन बाद अधिकारी रेमंड अब्राहम की सेल पर उतर आए। अब्राहम, जो मार्टिन की देखरेख में एक कैदी था, को ऐसी वस्तुओं के पास पाया गया जो किसी कैदी के पास कभी नहीं होनी चाहिए। वह एक मोबाइल फोन के साथ पाया गया, जो एक कैदी के हाथ में सुरक्षा का एक गंभीर उल्लंघन माना जाता है। महिलाओं का अंडरवियर, 2 USB स्टिक और एक SD कार्ड। रिकॉर्ड है कि SD कार्ड में मार्टिन के अंडरवियर की तस्वीरें थीं, जो सार्वजनिक रूप से जारी नहीं की गई थीं, लेकिन वे गार्ड और कैदी के बीच अनुचित संबंध के स्पष्ट सबूत थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह स्पष्ट हो गया कि मार्टिन और अब्राहम का सिर्फ एक संक्षिप्त मिलन नहीं था। इसके बजाय उनके बीच एक गहरा और चल रहा संबंध था जो समय के साथ बढ़ता गया। मार्टिन को उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उन्होंने 2 दिनों के भीतर इस्तीफा दे दिया। हालांकि अपनी नौकरी छोड़ना जो हुआ था उसे पूर्ववत नहीं कर सकता था, न ही यह न्याय के पहियों को रोक सकता था जो पहले ही चलना शुरू कर चुके थे। बाद की जांच से पता चला कि उन्होंने बैंक हस्तांतरण और नकद जमा के माध्यम से $21,000 से अधिक का आदान प्रदान किया। इससे पता चला कि उनके रिश्ते को एक व्यापारिक सौदे में बदल दिया गया था, जो काफी अनुचित था। रैचेल के पास पाए गए 2 सेल फोन पर कॉल रिकॉर्ड ने 6 फरवरी से 16 मार्च 2021 तक उनके बीच किए गए सैकड़ों कॉल का खुलासा किया। फोन की जांच से लगभग 1900 व्हाट्सएप मैसेज का पता चला, जिनमें से कुछ में प्यार के स्पष्ट घोषणाएं शामिल थीं। इन सभी को भी सार्वजनिक रूप से विस्तार से प्रकट नहीं किया गया था। घोटाला तब चरम पर पहुंच गया जब रैचेल ने 9 कदाचार अपराधों को स्वीकार किया। न्यायाधीश ने उसे 16 महीने की जेल की सजा सुनाई, जबकि रेमंड जेल में ही रहेगा। डोंट टेल कीज। गंभीर अपराधों के आरोप में स्मिथ का जीवन नाटकीय रूप से तब बदल गया जब यह पता चला कि वह एक कैदी डॉन टेल कीज के साथ गर्भवती हो गई थी, जिसे वह देख रही थी। एलिशा आर स्मिथ 31 साल की उम्र में पेंडल्टन करेक्शनल सुविधा में एक सुधार अधिकारी के रूप में कार्य किया, एक ऐसी भूमिका जिसके लिए उच्च स्तर की जिम्मेदारी और अखंडता की आवश्यकता थी। उनका काम कैदियों की निगरानी करना और संस्था की सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करना था। कैदियों में डॉन्टेल कीज थे, जो 1998 से डेटिंग करते हुए लापरवाह हत्या, आपराधिक कारावास और अपहरण सहित दोष सिद्धियों के लिए लंबी सजा का सामना कर रहे थे। स्मिथ की कीज के साथ पेशेवर भागीदारी तब शुरू हुई जब उन्हें उनके केस वर्कर के रूप में नियुक्त किया गया। इस भूमिका के लिए उन्हें कैदियों के साथ मिलकर काम करना आवश्यक था, उन्हें मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना, क्योंकि उन्होंने अपने वाक्यों को नेविगेट किया और समाज में अंतिम पुनर्स्थापन के लिए तैयार किया। यह इस समय के दौरान था कि स्मिथ और कीज संपर्क में आए, एक ऐसा संपर्क जो बाद में सुधार सुविधा के नियमों द्वारा निर्धारित पेशेवर सीमाओं से अधिक एक रिश्ते में विकसित होगा। एलिशा आर स्मिथ और डॉन्टेल कीज का रिश्ता लंबे समय तक छिपा नहीं रहा। पेंडल्टन करेक्शनल सुविधा में जांचकर्ताओं ने उनके इंटरेक्शन की प्रकृति के बारे में संदेह पैदा होने के बाद एक पूरी तरह से जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि अक्टूबर 2016 में पेंडल्टन जेल में अपना काम छोड़कर मैरियन काउंटी कम्युनिटी करेक्शंस में काम करने के बाद भी स्मिथ और कीज ने संवाद करना जारी रखा। जांच में पता चला कि 15 जून 2016 को एक बच्ची का जन्म हुआ था, जिसकी तस्वीर सार्वजनिक नहीं की गई थी। इससे सुविधा में स्मिथ के व्यवहार के बारे में चिंताएं बढ़ गईं। इस ज्ञान से लैस अभियोजकों ने मेडिसन काउंटी सर्किट कोर्ट में एक संभावित कारण हल्फनामा दायर किया, जिसमें स्मिथ पर अपने केस वर्कर होने के दौरान कीज के साथ यौन संबंध रखने का आरोप लगाया गया। स्मिथ के खिलाफ और सबूत कीज और बच्चे दोनों पर DNA परीक्षण से आया, जो कीज को पिता साबित करता है। इस वजह से स्मिथ के खिलाफ 7 दिसंबर को आधिकारिक दुर्व्यवहार और यौन दुर्व्यवहार के आरोप दायर किए गए, जो गंभीर अपराध हैं। स्मिथ को तब गिरफ्तार किया गया और $20,000 के बांड पर मेडिसन काउंटी जेल में रखा गया। रोनेल विल्सन। नैन्सी गोंजालेज और विल्सन के रिश्ते की शुरुआत निषिद्ध संबंधों की विशिष्ट गोपनीयता में छिपी है। गोंजालेज, जिन्हें व्यवस्था बनाए रखने और कानूनों को लागू करने का काम सौंपा गया था, विल्सन के प्रति आकर्षित महसूस किया, जो एक ऐसा व्यक्ति था जिसे समाज ने अपने भयानक अपराधों के लिए निंदा की थी। चक्कर सिर्फ एक त्वरित मुलाकात नहीं था, बल्कि एक स्थायी रिश्ता था जो महीनों तक चला। यह एक ऐसा बंधन था जो पहली नजर में समझ में नहीं आता था। एक गार्ड और एक मौत की सजा वाले कैदी के बीच का रिश्ता, न्याय प्रणाली के विपरीत पक्षों के प्रतीक। फिर भी गोंजालेज और विल्सन के भावनात्मक और शारीरिक संबंध गहरे हो गए, जिससे सीधे जेल में होने वाले यौन संबंधों की एक श्रृंखला शुरू हुई। उन्होंने अपने चक्कर को गुप्त रखा, गुप्त रूप से मिलकर और चुपके से संवाद किया।
लेकिन एक संघीय निरोध केंद्र में जहां सब कुछ बारीकी से देखा जाता है, उनके कार्यों का पता चलने की संभावना थी। एक नियमित जांच के दौरान उनका चक्कर उजागर हो गया, जिससे एक घोटाला सामने आया जिसने मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर को गहराई से हिला दिया। एक किशोर के रूप में विल्सन स्टैपलेटन क्रू नामक एक प्रसिद्ध गिरोह में शामिल हो गया। उसने छोटे छोटे अपराधों से शुरुआत की, लेकिन दूसरों से सम्मान पाने के लिए बड़े अपराधों की ओर बढ़ गया। स्टैपलेटन क्रू ने सभी प्रकार के अवैध काम किए, जैसे ड्रग्स बेचना और हिंसक कार्य करना, और समय के साथ विल्सन गिरोह में अधिक महत्वपूर्ण हो गया। 2006 में विल्सन का आपराधिक पथ गंभीर हो गया जब वह केवल 20 वर्ष के थे। 10 मार्च को वह एक अपराध का हिस्सा था जिसने न केवल उनके भविष्य को निर्धारित किया, बल्कि समुदाय और न्यूयॉर्क पुलिस विभाग को भी हिला दिया। उस दिन विल्सन और उसके दोस्तों ने एक अंडरकवर ऑपरेशन को लूटने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप 2 अंडरकवर जासूसों रॉडनी एंड्रयूज और जेम्स नेमोरिन की दिल दहला देने वाली मौत हो गई। एक बंदूक खरीद और बस्ट ऑपरेशन के दौरान विल्सन ने दोनों जासूसों को करीब से गोली मार दी, जिससे जानबूझकर और क्रूर इरादा दिखा। विल्सन को तेजी से गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ मामला सबूतों के वजन के साथ समेकित किया गया, जिसमें प्रत्यक्षदर्शी के बयान और फोरेंसिक विश्लेषण शामिल थे। मुकदमे को जनता और मीडिया का बहुत ध्यान मिला। 2007 में विल्सन को 2 मामलों में राजधानी हत्या का दोषी पाया गया और जूरी ने उसे मौत की सजा दी। इससे वह 1988-100 में संघीय मृत्युदंड वापस आने के बाद से न्यूयॉर्क में संघीय मृत्युदंड प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति बन गया। एंथनी लुइस एडलैंड, एक सुधार अधिकारी जिसका काम कानून लागू करना है, अब उसे तोड़ने के आरोप का सामना करना पड़ रहा है। अपनी भूमिका में एडलैंड का दैनिक रूप से कैदियों के साथ सीधा संपर्क था। वह कई अधिकारियों में से एक थे जो सेल ब्लॉक में गश्त करते थे, गतिविधियों का निरीक्षण करते थे और जेल के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण दैनिक संचालन का प्रबंधन करते थे। हार्ट ऑन ऑफ अमेरिका करेक्शनल सेंटर किसी भी अन्य जेल की तरह सख्त नियमों का पालन करता है। किसी भी बुरे व्यवहार को देखने और रोकने के लिए कैमरे पूरे लगाए जाते हैं। हालांकि आरोप है कि एडलैंड सुविधा के लेआउट को अच्छी तरह से जानते थे कि निगरानी प्रणाली में अंधे स्थानों की पहचान करें और उनका शोषण करें, ऐसे क्षेत्र जहां उनके कार्यों का पता नहीं लगाया जा सकता था। एडलैंड के खिलाफ आरोप 2 अलग-अलग घटनाओं से उत्पन्न होते हैं। पहला दिसंबर 23 में हुआ, जिसमें एडलैंड ने कथित तौर पर एक महिला कैदी के साथ यौन संबंध में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसका नाम नहीं बताया गया था। दूसरी घटना जनवरी 24 में एडलैंड को एक अन्य महिला कैदी से ओरल सेक्स प्राप्त करने के आरोपों को देखा, जिसका नाम भी उल्लेख नहीं किया गया था। आरोपों के अनुसार ये कार्य जेल के भीतर और ऐसे स्थानों पर हुए जहां एडलैंड जानते थे कि निगरानी कैमरों की चौकसी की नजर से ढके नहीं थे। एक सुधार अधिकारी केवल एक जेलर से अधिक है। वे एक प्रणाली के संरक्षक हैं जो अपने मूल में न्याय और पुनर्वास के बारे में है। एडलैंड के खिलाफ आरोप न केवल अनुग्रह से गिरने का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि उस संस्था की अखंडता के लिए एक चुनौती है जिसकी उन्होंने सेवा की। केसी व्हाइट। केसी व्हाइट का भागना विकी व्हाइट की मदद से एक सावधानी पूर्वक नियोजित डकैती फिल्म के दृश्य की तरह खेला गया। 29 अप्रैल 2022 को विकी व्हाइट ने केसी व्हाइट को लॉडरडेल काउंटी डिटेंशन सेंटर में एक नकली मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन नियुक्ति के लिए ले जाने का नाटक किया, लेकिन कोई नियुक्ति नहीं थी। उसने उसे एक गश्ती कार का उपयोग करके सुविधा से बाहर निकाला, जिसे उन्होंने पास के एक पार्किंग स्थल में छोड़ दिया था। फिर वे दूसरी कार में बदल गए जो विकी ने रात पहले वहीं पार्क की थी। सीसीटीवी फुटेज ने जांच में बड़ी भूमिका निभाई, जहां इसने रिकॉर्ड किया कि भागने से पहले क्या हुआ था। फुटेज में विकी व्हाइट को क्वालिटी इन से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है, जो फ्लोरेंस जेल से बचने में मदद करने से घंटों पहले था। वीडियो में विकी अपनी वर्दी पहने हुए केसी को, जो जेल के कपड़े और हथकड़ियों में था, सुविधा से बाहर ले गई। वे शांत लग रहे थे, कोई संकेत नहीं दिया कि मुसीबत का पालन होगा। जैसे ही भागने की वास्तविकता डूब गई, एक महाकाव्य अनुपात का मानव शिकार शुरू किया गया। संघीय, राज्य और स्थानीय अधिकारियों ने देश भर से आने वाले सुरागों और युक्तियों का पालन करते हुए देश में खोज की। फरार लोगों की खोज अथक थी। इस जोड़ी के चेहरे समाचार आउटलेट्स और सोशल मीडिया पर चिपकाए गए थे, जिससे वे अमेरिका के सबसे वांछित लोगों में से कुछ बन गए। बच के बाद एक विशाल खोज शुरू हुई। संघीय, राज्य और स्थानीय पुलिस ने हर जगह खोज की, हर जगह से सुराग का पीछा किया। अपने प्रसिद्ध जेल ब्रेक से पहले केसी व्हाइट पहले से ही कानून के साथ परेशान थे। उनके पास नियम तोड़ने का इतिहास था और समय के साथ उनके अपराध बदतर हो गए। 2015 में व्हाइट को कई अपराधों में शामिल किया गया था,
लेकिन यह कोनी रिडगेवे की क्रूर हत्या थी जिसने उन्हें राष्ट्रीय चर्चा में ला दिया। राजधानी हत्या का आरोप लगाया गया, उसने हत्या का दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पहले व्हाइट को विलियम आई डोनाल्डसन करेक्शनल सुविधा में बंद कर दिया गया था, जहां वे अल्बामा के सबसे कठोर अपराधियों को रखते हैं। हालांकि अपनी कानूनी कार्यवाही से संबंधित कारणों से उन्हें लॉडरडेल काउंटी डिटेंशन सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह यहां इस कम सुरक्षित वातावरण में था कि केसी व्हाइट के साथ विकी व्हाइट को उलझाने वाली घोटाले की योजना हुई। जेमा कॉपर्थवाइट। जेमा कॉपर्थवाइट का जीवन एक कानून प्रवर्तक से कानून तोड़ने वाले तक एक आश्चर्यजनक मोड़ ले गया। यह सब सिंक्लेयर काउंटी शेरिफ्स ऑफिस में शुरू हुआ, जहां वह एक अत्यधिक सम्मानित अधिकारी थी जो नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए जानी जाती थी, चाहे वे जेल के अंदर हों या बाहर। लेकिन इस व्यवस्थित अस्तित्व की सतह के नीचे एक तूफान चल रहा था। यह इस समय के दौरान था कि जेमा ने अपने प्रेमी से मुलाकात की, एक महिला कैदी जो उसके जीवन के पाठ्यक्रम को बदल देगी। नाम के साथ कैदी 22 वर्षीय और एक दोहरा अपराधी थी, जिसमें 9 गंभीर अपराधों का लंबा रैप शीट शामिल था जो सभी धोखाधड़ी के इर्द गिर्द घूमते थे। समय के साथ जेमा और कैदी एक साथ अधिक समय बिताने लगे और करीब हो गए। पेशेवर सीमा जो उनके पास हुआ करती थी गायब होने लगी और जेमा ने खुद को भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस किया जो वह समझ नहीं सकती थी। कैदी का दैनिक कार्य पास जेल की दीवारों से परे संवाद करने के लिए उन्हें एक मजबूत संबंध बनाने के लिए अपना टिकट बन गया। उसने कैदी को अपना फोन नंबर देकर नियम तोड़े। फिर उसने जेलर को काम के ब्रेक के दौरान अपने घर में नहाने दिया। उसने सोचा कि वह दयालु हो रही है, लेकिन इन विकल्पों ने जेमा के करियर और उसकी समझ को बर्बाद करना शुरू कर दिया कि वह कौन थी। चक्कर। हालांकि जेमा द्वारा यौन होने के रूप में जोरदार इनकार किया गया था, एक सुधार अधिकारी के रूप में उस पर रखा गया विश्वास का उल्लंघन था। जब न्यायाधीश ने निर्णय लिया तो जेमा को 10 महीने की जेल की सजा दी गई। सजा हालांकि उसके याचिका सौदे के कारण हो सकती थी, फिर भी इसका मतलब था कारावास और उसकी स्वतंत्रता का नुकसान। पेशेवर परिणाम उतने ही गंभीर थे। जेमा को उसका बिल्ला और एक कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में उसकी पहचान छीन ली गई। जेम्स इंगरसन और लीने साल्स ने अपना रिश्ता तब शुरू किया जब लीने वर्मोंट में एक जेलर के रूप में काम कर रही थी, जहां जेम्स अपने कई गुनाहों के लिए समय की सेवा कर रहे थे। वर्मोंट डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस में इंगरसन और साल्स का एक गुप्त रिश्ता था। उनके पास केवल संक्षिप्त बैठकें नहीं थीं जो गार्ड कैदी बातचीत के नियमों को तोड़ती थीं। उनके पास कई बैठकें थीं जो साल्स को गर्भवती होने के लिए प्रेरित करती थीं। कहा जाता है कि उनके सामने कई बार स्टाफ बाथरूम में मुठभेड़ हुई थी। 2011 वर्ष ने उनके गुप्त चक्कर की शुरुआत को चिह्नित किया और मई 2012 तक उनके मिलन के सबूत निर्विवाद थे, क्योंकि साल्स ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका जन्म के समय इस रिपोर्ट में खुलासा नहीं किया गया था। जब बच्चा पैदा हुआ तो सभी को चक्कर के बारे में पता चला और इससे कानूनी और नैतिक दोनों चिंताएं बढ़ गईं। स्थिति की गंभीरता पर कार्य करते हुए राज्य ने इंगरसन, साल्स और नवजात से एक डीएनए परीक्षण का अनुरोध किया, एक ऐसा कदम जो वैज्ञानिक रूप से बच्चे के पितृत्व की पुष्टि करेगा और उनके रिश्ते की वास्तविकता को मजबूत करेगा। कानून इस मामले पर स्पष्ट था। 2006 वर्मोंट कानून, जो उस समय के राज्य प्रतिनिधि कर्टराइट के नेतृत्व में था, ने स्पष्ट रूप से उनके पर्यवेक्षण के तहत जेल कर्मचारियों और कैदियों के बीच यौन संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया था। वर्मोंट ऐसा कानून लागू करने वाला अंतिम राज्य था। अब इसे सबसे सार्वजनिक और घोटाले वाले तरीके से उल्लंघित देखा गया। शुरुआत में एक कैदी के यौन शोषण का आरोप लगाया गया, जिससे एक संभावित 5 साल की सजा वाले गुनाह का सामना करना पड़ा। अंततः एक कम अपराध के आरोप के लिए दोषी ठहराया गया। अदालत ने उन्हें 1 साल का आस्थगित वाक्य जारी किया, जिसमें उनके रिकॉर्ड से आरोप हटाने की संभावना थी, जो कानून का पालन करने पर निर्भर थी। इंगरसन का चक्कर पर एक मिश्रित दृष्टिकोण था। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे शुरू किया, लेकिन फिर उन्होंने साल्स, वर्मोंट डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस और आयुक्त पर मुकदमा दायर किया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उनकी रक्षा नहीं की और उनका यौन शोषण किया गया। क्लोविनो डे सिल्वा। ये वीडियो दिखाता है कि किस तरह क्लोविनो डी सिल्वा को जेल के गार्डों ने एक महिला के रूप में प्रच्छन्न होकर भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा था। क्लोविनो डी सिल्वा ब्राजील के ड्रग व्यापार में अपनी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं और इस भागीदारी के कारण उन्हें एक कठोर जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन क्लोविनो ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो आसानी से हार मान लेते थे। किसी भी अन्य कैदी की तरह अपने भाग्य के प्रति इस्तीफा देकर प्रतीत होने के बावजूद वह एक चालाक योजना बना रहा था।
इसके लिए साहस, सटीकता और थोड़ा नाटक चाहिए था। उसने एक यात्रा के दौरान अपनी बेटी के साथ जगह बदलने का फैसला किया, उसे पीछे छोड़ दिया, जबकि उसने अपना अनजाने बच निकला। इस योजना को पूरा करने के लिए क्लोविनो को एक भेस की आवश्यकता थी जो गार्डों की जांच का सामना कर सके। कई यात्राओं के दौरान उन्होंने सावधानीपूर्वक उन घटकों की तस्करी की जो उन्हें चाहिए होंगे। उनकी बेटी, जो शायद इस भूमिका से अनजान थीं, जो वे निभा रही थीं, टुकड़े टुकड़े करके सामान लाया। उसने सावधानीपूर्वक एक सिलिकॉन मास्क लाया जो उसके युवा चेहरे की तरह दिखता था, एक विग जो उसके लंबे बालों से मेल खाता था, उसकी आंखों को छिपाने के लिए चश्मा और उसके द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों के समान कपड़े। बचने का दिन आ गया और जेल अपने सामान्य निराशा से भारी महसूस कर रहा था, जो नाटकीय घटना से अनजान था। क्लोविनो की बेटी अंदर आई, अपने पिता से गले लगी, जो उनके गुप्त मिशन की तात्कालिकता को छिपा रही थी। विजिटिंग रूम की निजता में उन्होंने अपनी योजना को अंजाम दिया। क्लोविनो ने सावधानीपूर्वक भेष धारण किया, खुद को एक भयभीत ड्रग लॉर्ड से एक शर्मीली युवती में बदल दिया। सिलिकॉन मास्क के नीचे दिल दौड़ रहा था। क्लोविनो ने विजिटिंग रूम से बाहर निकल लिया, अपनी बेटी के चलने और इशारों की नकल की। उनका लक्ष्य जाने वाले आगंतुकों के साथ मिश्रण करना था। उम्मीद है कि गार्ड उसे तब तक नहीं देखेंगे जब तक वह गेट के करीब नहीं पहुंच जाता, बंद होने और स्वतंत्र होने के बीच की रेखा। जब क्लोविनो अंतिम जांच बिंदु के पास पहुंचा तो एक गार्ड को संदेह हुआ। युवती का व्यवहार अजीब लग रहा था, क्योंकि वह अपने शांत रूप के तहत बहुत तनावग्रस्त और बहुत घबराई हुई थी। इस वीडियो में उसे पूछताछ कक्ष में ले जाया गया, जहां से उसे अपनी पूरी वेशभूषा हटाने का अनुरोध किया गया था। यह इस बिंदु पर था कि वह जानता था कि खेल खत्म हो गया था, क्योंकि उसका दिल डूब गया था। यदि आपने इस वीडियो को देखने का आनंद लिया है, तो इस तरह के अधिक रोमांचक वीडियो के लिए अपनी स्क्रीन पर किसी भी कार्ड पर क्लिक करें।